माननीय उपसभापति जी, हम सब लोग कल से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यशैली पर और कार्य योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे और लगभग 37 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार यहाँ इस सदन में रखे हैं और उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय काम कर रहा है और भारत के स्वास्थ्य की सेवा कर रहा है उसके बारे में विस्तृत रूप से उन्होंने अपने विचार रखे हैं। मैं उन सब का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ और बहुत मेहनत करके बहुत जनता से जुड़े हुए विषय यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। मैं उसको कोशिश करूँगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरीके से इन सारे विषयों पर एक प्रोएक्टिव रोल, एक खुद से आगे बढ़ कर के कैसे इन समस्याओं को निवारण कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा। ज़्यादातर जो मुझे सबके बातचीत में सुनने को मिला और जो विषयों के बारे में चर्चा की वह लास्ट माइल डिलीवरी और ग्रास रूट लेवल पर जो फीडबैक्स आते हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। वो सही भी है, हमारा काम है कि हम उसको करें, लेकिन एक मूल विषय मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं कि जहां तक ग्रास रूट लेवल डिलीवरी है या लास्ट माइल डिलीवरी है, वह हमारे मैंडेट में नहीं आता है, वह स्टेट के मैंडेट में आता है। हेल्थ बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, द इम्प्लीमेंटेशन, द एग्जीक्यूशन इज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। और इसीलिए मैं इसको भी प्रोपोर्शनेट ही कहूंगा कि जिसने लास्ट माइल डिलीवरी के बारे में चिंता की और तकलीफ बताई वो उनके स्टेट से जुड़ा हुआ ज्यादा विषय है, और जिसने तारीफ की वह भी उनके स्टेट का रिफ्लेक्शन है जो उसमें से निकल करके आता है। अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल 7 में भारत के संविधान में पब्लिक हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्ट है ही, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रोल है, भारत सरकार का जो रोल है, वह है फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, पॉलिसी मेकिंग, उसकी प्लानिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट, ये हमारे मैंडेट में आता है। और हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के टारगेट्स को पूरा करने के लिए जो उनकी हैंड होल्डिंग करनी है स्टेट्स की, जो उनको सपोर्ट देना है, वो भारत सरकार के कार्य के एम्बिट में आता है। इसलिए कई बार जब हम चर्चा करते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसमें हमको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि ये अगर हो रहा है तो कौन कर रहा है, और ये अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा और कौन कर रहा है, इसका हु इज द एक्टर, हु इज टू परफॉर्म, ये हमको समझना चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, हैंड होल्डिंग, रिसर्च ओरिएंटेशन, ये सब काम भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि पहले जो हेल्थ पॉलिसी थी, जो लगभग 20 साल पुरानी थी, 2017 के पहले, मेरे ख्याल से शायद 1998-99 में हेल्थ पॉलिसी आई थी, उसका जो फोकस था, जो उसका रुझान था, वो क्यूरेटिव हेल्थ केयर पर था। लेकिन 2017 का जो हेल्थ पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी, ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर बना है। और इसमें हम लोगों ने जहां क्यूरेटिव का ध्यान रखा, वहां प्रिवेंटिव का भी ध्यान रखा, प्रमोटिव हेल्थ केयर को भी ध्यान में रखा, क्यूरेटिव को भी ध्यान में रखा, पैलिएटिव को भी ध्यान में रखा और रिहैबिलिटेटिव को भी ध्यान में रखा। यानी अभी जो हमारी हेल्थ पॉलिसी है वो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी है।
और इसके साथ साथ ये हम साइलोज में काम करते थे। मैं आपको इसलिए कि ये पॉलिसी से जुड़ा हुआ विषय है, और पॉलिसी से जुड़ा हुआ विषय है माननीय उपसभापति जी, इसलिए पॉलिसी इंटरवेंशन करने से कितना फर्क पड़ता है वो मैं बताना चाहता हूं कि 50 साल 60 साल हमारे एमबीबीएस, हमारे एलोपैथी इस बात के लिए झगड़ा करते रहे कि हम एलोपैथी जानते हैं, हम आयुर्वेद नहीं जानते। हम आयुर्वेद जानते हैं, हम होम्योपैथी नहीं जानते। हम होम्योपैथी जानते हैं, हम योग नहीं जानते। हम योग जानते हैं, हम सिद्ध नहीं जानते। हम अगर सिद्ध जानते हैं तो हम अन्य विधाओं को अपना स्थान नहीं देते, सब साइलोज में काम करते थे। स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से जब हम स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रणाली पर चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन हुआ है, और अब सिर्फ एलोपैथी ही नहीं बट एलोपैथी के साथ साथ को शेयरिंग करते हुए आयुष को जोड़ा गया है। यह बहुत बड़ा काम है, यह बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। आप कभी सोच सकते थे, कल्पना कर सकते थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोई क्लास 1 क्वालिटी का कोई आयुष ब्लॉक होगा? कभी कल्पना कर सकते थे? एक तरीके से आयुर्वेद होम्योपैथी का तो एलोपैथी से झगड़ा रहता था। आज हम को शेयरिंग कर रहे हैं, एक ही छत के नीचे दोनों बैठ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतिगत निर्णय में यह बात जोड़ी गई है कि को शेयरिंग के साथ साथ को रेफरल्स भी होंगे, यानी ऑर्थोपेडिक पेशेंट को आयुर्वेदिक के लिए भी रेफर किया जा सकता है और आयुर्वेदिक पेशेंट को एलोपैथी के लिए भी रेफर किया जा सकता है, और दोनों विधाएं, और आयुर्वेद नहीं योगा भी हमारे यहां दिल्ली एम्स में अब इंटीग्रेटेड हेल्थ मेडिसिन इसको हम लोगों ने वहां प्रारंभ किया है। अब हेल्थ को हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन के रूप में देख रहे हैं। हार्ट पर योग का क्या असर हो रहा है, इसका रिसर्च चल रहा है, और कैसे हम हाइपरटेंशन को योग से रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसका इलाज और इसकी रिसर्च कहीं और नहीं चल रही, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में चल रही है। ये भी हमको समझना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने नीतिगत निर्णय के तरीके से किस तरीके से हेल्थ पर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले जो फैसले लिए हैं वो मैं आपसे इसमें चर्चा कर रहा हूं। जब मैंने प्रिवेंटिव की बात कही है, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि हमारी जिम्मेवारी है, यह हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम है कि हम जो बीमारियां हैं उसको हम कर्टेल करें, कंट्रोल करें, और इसलिए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, आपने देखा होगा कि ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, और जो टारगेट एसडीजी गोल्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 2030 को तय किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस ट्यूबरक्लोसिस को 2025 में ही एलिमिनेशन के टारगेट पर हम लोगों को काम करने के लिए कहा है, और हम दिन रात काम कर रहे हैं। वेक्टर बोर्न डिजीजेस, ये वेक्टर बोर्न डिजीजेस जितने हैं, इसकी रिसर्च से लेकर के इसमें हैंड होल्डिंग करना, ये भारत सरकार का काम है, और हम हर एक प्रदेश सरकार को हम उसके लिए पूरी ताकत से हम काम कर रहे हैं। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, उसी तरीके से नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कल मेंटल हेल्थ पर बहुत चर्चा हुई है। इस नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को हम किस तरीके से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं दो ही इंटरवेंशन आपको बताना चाहूंगा। हमने टेलीमानस के तहत हम लोगों ने इस बात का प्रयास किया है कि हम टेली कंसल्टेशन से निमहांस से जोड़ करके, डिब्रूगढ़ से जोड़ करके, हमारे अन्य हेल्थ इंस्टीट्यूशन से जोड़ करके हम टेली कंसल्टेशन करके हम ज्यादा से ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। उसी तरीके से हमारी सेंट्रल मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, और वो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, इसीलिए सभी एमपी बहुत जोर से बोलते हैं मेरे यहां भी एम्स खोल दो, मेरे यहां भी एम्स खोल दो। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो स्टेट ऑफ द आर्ट, और ये इसमें भी मैं कहना चाहूंगा काम काज को और नीतिगत
निर्णयों से कैसे फर्क पड़ता है, इसको समझना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1960 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला। वहां से लेकर के 1998 तक एक भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नहीं खुला। 1998 में जब अटल जी की सरकार आई तब 6 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुले। उसके बाद यूपीए की सरकार आई, 10 साल में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खुला, वो भी रायबरेली, एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और आज मैं 2014 से 2025 में 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हो गए, 22 ऑल इंडिया। ये नीतियों का फर्क है, ये पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन का फर्क है, ये अंडरस्टैंडिंग का फर्क है जिसे हमें समझना चाहिए। पीजीआई चंडीगढ़ को हम रेगुलरली इनहांस कर रहे हैं। निमहांस को हम पूरी ताकत से उसके सेकंड कैंपस को हम खड़ा करने में लगे हैं। देवेगौड़ा जी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से बेंगलुरु में निमहांस का कितना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। सेकंड कैंपस को हम आगे डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम ऑल इंडिया लेवल पर हमारे हेल्थ वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके माध्यम से हम हाई क्वालिटी कोर्सेज को डिजाइन करते हैं और हाई क्वालिटी कोर्सेज को हम ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं और वो ट्रेनर्स फिर स्टेट्स को ट्रेन करते हैं और स्टेट फिर नीचे अपने ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स को ट्रेन करते हैं। यानी ट्रेनिंग पर भी हमारा बहुत बड़ा एम्फेसिस है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसी तरीके से अगर मैं रिसर्च पर कहूं, आज मुझे फक्र के साथ और गौरव के साथ कहना चाहता हूं, और ये कंटिन्यूटी में है, इसका कोई संबंध इस तरीके से नहीं, जहां हमारा विशेष योगदान है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे मैं आईसीएमआर के बारे में बताना चाहता हूं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसकी रिसर्च आज दुनिया में स्थापित हुई है और आज चीप मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये आईसीएमआर और टूल किट्स क्रिएट करना, इसमें आईसीएमआर का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ हम आईसीएमआर के साथ साथ आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी अन्य आईआईटी को जोड़ करके हम टूल किट्स के दृष्टि से एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ उनका वैलिडेशन करना, इंडिजिनस किट्स बनाना, इसका भी हम बहुत काम कर रहे हैं। हम जब वायरोलॉजी की बात करते हैं तो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, ये उपसभापति जी वर्ल्ड क्लास वायरोलॉजी की हमारी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड क्लास। और चाहे वो कोरोना हो सबसे पहले, और जो ये कोरोना में इतने सारे हमारे टेस्टिंग लैब्स खुले, ये सब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की देखरेख में खुले। और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 महीने के लॉकडाउन में ही ये सारे इंस्टीट्यूट्स को खड़ा करने का काम किया, उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम इसको 4 और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी खोल रहे हैं, एक जम्मू में, एक बेंगलुरु में, एक डिब्रूगढ़ में, एक जबलपुर में। और ये भी हमने रीजन बेस्ड किया है, एक नॉर्थ में, एक साउथ में, एक नॉर्थ ईस्ट में और एक सेंट्रल इंडिया में, इस तरीके से करने का प्रयास किया है। 165 वायरल रीजनल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज ये हम लोगों ने अब स्थापित की हैं, जिसमें से 11 बायोसेफ्टी लेवल, 3 बीएसएल लेवल 3 के हैं और बाकी 2 हमारे लेवल 2 के हैं। अब ये जो निपा हुआ या अन्य बीमारियां हुई, अब केरला को हम तुरंत बता पाए कि ये निपा है और इसके लिए क्या क्या करना है, इसमें ये वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट्स ने बहुत बड़ा योगदान किया है। ये भी हमको समझना चाहिए। जो बीमारी हमारे को समझ में नहीं आती है और पेंडेमिक की तरह फैल रही होती है, उसको तुरंत डिटेक्ट करके उसका इलाज करने का काम वो भारत सरकार की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी करती है। और हम ट्रैक रिकॉर्ड में कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की वायरोलॉजी के इश्यूज को एनआईवी पुणे ने हमेशा एड्रेस किया है और उसका निवारण किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए, उसको सक्सेस रेट आया है, ये भी हमको समझना चाहिए। जब मैं बात आईसीएमआर की कर रहा हूं तो मैं यहां कोविड-19 की बात करना चाहूंगा।
मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, मुझे स्वास्थ्य मंत्री लंबे समय तक रहने का मौका मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 20-20 साल लग गए। इस देश के अंदर पोलियो की दवा को आने में 20 साल लग गए। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 20 से 25 साल लग गए। इस देश में हमारे ये दिमागी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, इसकी दवा को आने में 100 साल लग गए। 1906 में जापान में आ चुका था, 2006 में भारत में आया और नेशनल प्रोग्राम बना। और हमारी मानसिकता इतनी हीन हो चुकी थी कि दवा कोई बाहर का ही बन करके आएगा तभी वो दवा कहलाएगी। तब तक हम मानेंगे ही नहीं कि हम दवा बना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये हेल्थ के कार्यकलापों को की चर्चा करते हुए मैं बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 20 जनवरी 2020 को पहला कोविड का केस डिटेक्ट हुआ। 20 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके दी विद इन द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। और अब इस समय अच्छे वातावरण में मैं छीटाकसी करूं ठीक नहीं, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं, किसी ने कहा वी आर नॉट पिग्मीज, वी आर नॉट गिनी पिग्स। किसी ने कहा ये मोदी वैक्सीन है, किसी ने कहा ये सैफरन वैक्सीन है। वैसे सब छोटी छोटी बातें ट्वीट करते हैं, पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन 2-2 बार लगवा ली लेकिन ट्वीट नहीं किया। मैं उनका ट्वीट देख रहा था कि कभी तो वो ट्वीट करेंगे। दूसरों को बताया कि न लगाओ, लेकिन मैं आईसीएमआर को इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं जिसने पूरी तरीके से इसमें अपना योगदान किया। और हम उस वैक्सीन को बनाने में सीरम ने भी और बाकी लोग जो हमारे बायोटेक थे उन्होंने दोनों ने मिलकर के इसको बहुत अच्छा अंजाम दिया। ये हमारे सामने है। आज हम टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस में हम बहुत तीव्र गति से उसके डिटेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे पैथो डिटेक्ट टीबी की टेस्टिंग किट है, ये इंडिजिनस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है। ये अब पहले जो हम इस्तेमाल करते थे वो सीबी नैट और ट्रू नैट करते थे। अब हम इसमें एक नया पैथो डिटेक्ट टीबी टेस्टिंग किट लेके आए हैं और ये 32 किस्म के टेस्ट और कर सकता है अदर देन ट्यूबरक्लोसिस। ये इसकी खासियत है और यह कॉस्ट को भी बहुत नीचे ला रहा है। तो इस तरीके का कंट्रीब्यूशन भी हमारे आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, कर रहा है। उसी तरीके से हमारे आरटी-पीसीआर किट है, वो भी उसको भी हम यूज में ला रहे हैं और ये हमारे स्क्रीनिंग के आउटरीच को बढ़ाने वाला है। और लगभग ये 3300 आरटी-पीसीआर मशीन को इसमें को एग्जिट करेगा। इसको भी हमको समझना चाहिए। अब हम ट्यूबरक्लोसिस के लिए AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैंड होल्ड एक्सरे मशीन्स ला रहे हैं। उस एक्सरे मशीन के तहत हम वहीं पर बता देंगे कि यह मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, ऑर्डिनरी ट्यूबरक्लोसिस है। तो इस तरीके के काम को, और इसका जो कॉस्ट रिडक्शन है, क्षमा कीजिएगा, उसी तरीके से सिकल सेल डिजीज को भी जब हम इसमें करते हैं तो उसका भी कॉस्ट रिडक्शन जो 350 था वो अब 25 रुपए में पर टेस्ट हो रहा है। इसको भी हमको समझना चाहिए और ये आईसीएमआर के द्वारा हो पाया है। इंडिजिनस टेस्ट में अब हमने जैसे कहा निपा, चांदीपुरा, एमपॉक्स, ये सब हम वो आईसीएमआर के किट्स के कारण कर पा रहे हैं। ये मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि यूपीए सरकार में एनआरएचएम मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रारंभ हुआ था और भारत सरकार की वो सोच थी कि हम नीचे लोगों को स्ट्रेंथन करेंगे और उन्होंने एनआरएचएम को लॉन्च किया। उसमें हम लोगों ने टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट्स को दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर को में इंटरवेंशंस लाने का प्रयास किया और रूरल और अर्बन प्रोग्राम को और कैसे स्ट्रेंथन किया जाए ये करने का प्रयास किया है। यहाँ मैं यह जरूर बताना चाहता हूँ
कि 2014 में मतलब एनएचएम में, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, बाद में एनएचएम मिशन बना, पहले अर्बन बना, फिर रूरल बना, फिर दोनों का मिलाकर के नेशनल हेल्थ मिशन बना। अब नेशनल हेल्थ मिशन में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। मिशन इंद्रधनुष 2014। अब ये मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने कोशिश की कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो लेफ्ट ओवर्स है, कोई इस देश में वैक्सीनेशन से, इम्यूनाइजेशन से छूट न जाए, इस बात का हम लोगों ने प्रयास किया। उसी के साथ साथ हमने फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक फैसिलिटी ये हमने 2015 में इंट्रोड्यूस की। यहां मैं आपको और आपके माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार इसकी फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट पूरी की पूरी तरीके से कर रही है। और इसलिए अब जैसे फ्री डायग्नोस्टिक्स है, सब हेल्थ सेंटर में हम डायग्नोस्टिक 14 किस्म के हम डायग्नोस्टिक्स करते हैं। मैं इसलिए 14 बता रहा हूं, आप सभी एमपीओ से मेरा निवेदन है, आप हमारा बहुत बड़ा भला करेंगे, पेशेंट सेटिस्फैक्शन लाने में आप मेरा बहुत बड़ा भला करेंगे। आप किसी भी सब हेल्थ सेंटर पर जाकर के चेक कीजिए, because the financial support and technical support has been given by Government of India, and it is their responsibility to see to it that 14 types of diagnostics has to be provided by them. That has to be ensured. और आप अपने सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, उनसे आप पूछिए, आप आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट है, आप हमारे मदद कीजिए। उसी तरीके से पीएचसी में there are 63 kinds of diagnostics which has to take place. उसी तरीके से सीएचसी में 97 डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल है और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 111 डायग्नोस्टिक करना यह उनके लिए मैंडेटरी है। यह मैंडेट भारत सरकार ने प्रदेश सरकार को कहा रखा है कि यह तुमको करना पड़ेगा और इसके लिए भारत सरकार पैसे दे रही है कि यह आप इसकी व्यवस्था कीजिए, इसको आप लागू कीजिए। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 134 किस्म की हमारी डायग्नोस्टिक्स अवेलेबिलिटी कराने का काम जो है वो भारत सरकार ने टेक्निकली सपोर्ट किया है। एसेंशियल मेडिसिन में मैं बताना चाहूंगा कि सब हेल्थ सेंटर में आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, किसी भी सब हेल्थ सेंटर में जाइए, आप बोलिए कि तुम डिस्प्ले करो, यू हैव टू कीप 106 टाइप्स ऑफ मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन, इट इज मैंडेटरी। उसी तरीके से पीएचसी में 172 मेडिसिन, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 300 मेडिसिन, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 318 मेडिसिन एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में 381 मेडिसिन हैज टू बी केप्ट एंड दे हैव टू बी डिस्प्लेड। इसको हमको ध्यान रखना होगा। नेशनल हेल्थ मिशन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने जो बिग टिकट प्रोग्राम रहा वो रहा प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम और ये गरीब जनता को इसने बहुत ताकत दी है। ये नेशनल प्राइम मिनिस्टर नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम 2016 में आगे आकर के बताऊंगा इसके रिजल्ट्स। उसी तरीके से इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्टल लाइक ई संजीवनी ये 2019 में किया गया और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम हम लोगों ने एनएचएम में 2020 में लिया और नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन प्रोग्राम ये 2023 में लिया। अब देखिए आयुष्मान भारत 2018 ये नेशनल हेल्थ मिशन में नहीं लिया लेकिन अलग से ये बिग टिकट प्रोग्राम। अभी बहुत से हमारे साथियों ने चर्चा की आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत में कॉन्टिन्यूम केयर तो हम लोगों ने कॉन्टिन्यूम केयर तो हमने किया ही किया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसी तरीके से प्रधानमंत्री डिजिटल मिशन, उसी तरीके से प्रधानमंत्री अभीम, ये सारे हमने 25-26 से पहले 20-21 इस तरीके से हर एक प्रोग्राम को हम लोगों ने लॉन्च किया। तो स्वास्थ्य का कायाकल्प करने का काम, स्वास्थ्य के हर वल्नरेबल सेक्शंस को, सोसाइटी को किस तरीके से हम मेन स्ट्रीमिंग कर सकें, ये सारे प्रोग्राम में पीएम अभीम, पीएम जय, पीएम हमारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये सब बहुत बड़ा इसका योगदान है और इसने इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स को रोकने का काम किया पीएम अभीम ने।
पीएम अभियान के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यह भी हम लोगों ने 64,180 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021-22 से लेकर 2025-26 तक हेल्थ के गैप्स को फुलफिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का जो निर्णय लिया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है जिसको हमको समझना चाहिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर, दिस इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द पेशेंट विद द हेल्थ इंस्टीट्यूशन। और ये इसमें हम न्यूनेटल हेल्थ केयर के साथ केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, management of communicable diseases, and general outpatient care of acute simple illness and minor ailments, screening, prevention, control and management of non-communicable diseases and chronic communicable diseases like tuberculosis, leprosy. ये और basic oral health care, screening of the basic management of mental ailments and care of the common ophthalmic ENT, elderly and palliative health care and emergency medical services including burns and trauma. इस तरीके के 12 पैकेजेस ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर कवर करता है। 12 टाइप्स ऑफ पैकेजेस ये कवर करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी लगभग, मेरे आंकड़े शायद सही नहीं हो, लेकिन 1,75,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोगों ने एनक्वास को लागू किया है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, और उसमें लगभग हम अभी 5-7 हजार के बीच होगा। ये आंकड़े मेरे करेक्ट नहीं होंगे, मैं करेक्ट हाउस को अवगत करा दूंगा, टेबल पर रख दूंगा। लेकिन वो एनक्वास यानी दीज आर नॉट गोइंग टू रिमेन जस्ट आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नो, दे विल बी एनक्वास्ट, ये नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के साथ ये युक्त तो होंगे ताकि वो क्वालिटी हेल्थ केयर डिलीवरी कर सके। इसका हम प्रयास कर रहे हैं और इस ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। ये सभापति जी, मैं इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूं कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से ग्रास रूट लेवल पर हम कैसे परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भारत सरकार का मैंडेट है उसके ऊपर मैं प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। और मुझे लगता है कि वो जरूर हम सारे साथियों को बताने में सक्षम हो रहे होंगे। उसी तरीके से मेडिकल एजुकेशन, अब मेडिकल एजुकेशन भी हमारे 7th शेड्यूल में है, उसका रेगुलेशन करना हमारा काम है। आप सब जानते होंगे कि एक लंबी यात्रा हम लोगों ने की है, MCI से हम NMC तक पहुंचे हैं, और NMC तक पहुंचे हैं मैं, जयराम रमेश जी उस समय और हमारे राम गोपाल जी दोनों हेल्थ के कमेटी के उस समय चेयरमैन रहे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। आप लोगों का उसमें बहुत पॉजिटिव इनपुट मिला। लेकिन वी हैव टेकन अ लॉन्ग लीप इन मेडिकल एजुकेशन एंड क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन इन डिलीवरिंग, उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये हम कहना चाहेंगे। यहाँ हम जब इसकी बात करते हैं तो मेडिकल एजुकेशन की जब बात करते हैं तो रेगुलेटरी बॉडी तो है ही, वो डेंटल में भी हम डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से हम अब आगे बढ़ रहे हैं, और उसी तरीके से नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में भी हम रेगुलेशंस को और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमने PMSSY में, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत, हमने रीजनल इम्बैलेंस को बैलेंस करने का प्रयास किया है, और इसीलिए हम लोगों ने अफोर्डेबल रिलायबल टर्शरी हेल्थ केयर को हम लोगों ने ऑगमेंट किया है, और इसी के तहत हमने 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और इसके साथ साथ 75 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं और उनका अपग्रेडेशन किया है। एक हेल्थ एक्सपेंडिचर पर चर्चा कई लोगों ने की है, लगभग तिरुचि श्रीवास जी से लेकर के फौजिया खान, मैडम फौजिया खान से लेकर के सभी लोगों ने, सुखविंदर शेखर जी ने भी, सभी प्रैक्टिकली सभी लोगों ने इस पर चर्चा की है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि इट वॉज ओनली इन 2007 हेल्थ पॉलिसी दैट वी डिसाइडेड दैट द GDP का 2.5% विल बी स्पेंट ऑन हेल्थ। इन 2013-14 द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड स्टेट एंड सेंटर was 1.15,
and when the policy was enunciated, it was 1.35, and now it is 1.84, and we are going very steadily towards 2.5. यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एलोकेशन ऑफ फंड्स में 2014-15 में हम 37,000 या 38,000 करोड़ पर खड़े थे। आज हम 99 या यो मानिए कि 1 लाख करोड़ पर हम खड़े हैं। वी आर स्पेंडिंग 1 लाख करोड़। इस तरीके से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये हमारी कोशिश रही है और इसमें हमको सफलता भी मिली है और अच्छी सफलता मिली है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि सारे एफर्ट्स मिला करके इसमें से हमको बहुत से सर्टिफिकेशन भी मिले हैं और सर्टिफिकेशन हमको मिला है नियोनेटल मैटरनल टेटनस में 2014 में, हाँ 2015 में WHO ने हमको मैटरनल और नियोनेटल टेटनस फ्री इंडिया को घोषित कर दिया और उसका उन्होंने हमको सर्टिफिकेट भी दिया। वो सर्टिफिकेट मैं टेबल पर ऑथेंटिकेट कर दूंगा। उसी तरीके से ट्रकोमा वाज ए प्रॉब्लम, नाउ इंडिया इज आउट ऑफ दैट ट्रकोमा प्रॉब्लम। यह भी हमको सर्टिफिकेशन उस समय हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 यानी लास्ट ईयर दिया है। वैसे ही यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने इंडिया को मेंटल हेल्थ और फैमिली प्लानिंग में भी उसको एक उसको एप्रिसिएशन दिया है और ऑनर किया है पॉपुलेशन फंड ऑफ इंडिया ने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दीज आर ऑल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो किसी को सपोर्ट करती हैं या किसी को ऑनर करती हैं या किसी को सर्टिफिकेट देती हैं, उन्होंने भी दिया है। मैंने लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में इस बात को कहा है, लेकिन ये हम सब के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में, ये सबका इफेक्ट है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट के माध्यम से जो चीजें निकल करके आई हैं कि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में आज ग्लोबल डिक्लाइन 42% है सभापति जी, और भारत का डिक्लाइन 83% है। ठीक है। उसी तरीके से इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में ग्लोबल डिक्लाइन इज 55% and India's decline is 69%. उसी तरीके से अंडर 5 mortality में decline is 58% and Indian decline is 75%. अगर मैं प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम की बात करूं और आयुष्मान जन आरोग्य योजना की बात करूं, पीएम जय, ये दो प्रोग्राम्स ने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी गरीब आदमी के जेब से निकलने वाला पैसा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो पॉकेट से निकलता है, उसमें देयर हैज बीन ए ह्यूज रिडक्शन। 2014-15 में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वाज 62.6% एंड इन 2021-22 मेरे पास जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है वो 2021-22 का है, 2021-22 का है। वो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो द रिडक्शन इज 39 has been 62.6 has been reduced to 39.4% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये हमको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है, इस प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हैज कम टू रिडक्शन हैज बीन 16,000 करोड़। 16,000 करोड़ पेशेंट का बचा है। 8,000 करोड़ से वो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत बचा है और 8,000 करोड़ डायलिसिस थ्रू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बचा है। टोटल 16,000 करोड़ रुपीस गरीब आदमी का, ये गरीब आदमी को ये फैसिलिटी मिली है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। You can ask questions later on. Please. I'll get back. प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, now it is covering 748 districts
in 36 states and all union territories. There are 1,575 dialysis centers and the number of patients covered, ये बात आप ध्यान में लीजिएगा, the number of patients covered is 26,49,000 patients have been covered under प्रधान मंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम और 3,17,00,000 सेशंस डायलिसिस के हो चुके हैं प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम के तहत। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से WHO की जो टीबी की ग्लोबल 2024 की रिपोर्ट है, उसमें द रिडक्शन, अभी ग्लोबल रिपोर्ट आई टीबी की, द रिडक्शन हैज बीन इन इंडिया 17.7%, which is more than double of the global reduction, which is 8.3%. यानी दुनिया का ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंस घटा है 8.3%, भारत का 17.7% घटा है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से रिडक्शन ऑफ मोर्टालिटी हैज बीन 21% एंड द ट्रीटमेंट कवरेज एनहांस्ड इज 32%। और अभी जो टीबी मुक्त भारत 100 दिन का चल रहा है, इसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले आएंगे। उस तरीके से एग्जॉस्टिव प्रोग्राम्स किया जा रहा है। अभी मैं बताना चाहूंगा 100 डेज का जो इंटेंसिफाइड कैंपेन फॉर टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 7 दिसंबर 2024, यानी पिछले दिसंबर को लॉन्च हुआ और यह 14 मार्च तक जो हमारे पास आए हैं 13,20,000 निक्षय शिविर लगे हैं। लगभग 12 करोड़ 6 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो गई है और 6,90,000 ट्यूबरक्लोसिस के नए पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं। इस तरीके से ये टीबी मुक्त भारत में हम काम कर रहे हैं। यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा टीबी मुक्त भारत में कि हमने टीबी मुक्त भारत को ये जो इतने फास्ट हम कर पाए 100 दिन के अंदर, ये हैंड होल्डिंग एक्सरे मशीन के कारण कर पाए, ट्रूनैट के कारण कर पाए, सीबी नैट के कारण कर पाए और जो हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बहुत दूरगामी प्रभाव किया, वो बीपाम दवाई को तो हम लोगों ने उसका शॉर्टर रेजिम तो किया ही किया, रेजिमेंट तो लाए। सबसे बड़ी बात यह है कि पोषण अभियान में हम इसको, जो लोग टीबी के पेशेंट हैं उनको 500 रुपए प्रति महीना दे रहे थे, अब 1,000 रुपए प्रति महीना दे रहे हैं, और ताकि उनकी तकलीफों को हम देख सकें और इस तरीके से हम ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अभी तक 1,46,76,000 ऑपरेशनलाइज हुए हैं। अभी तक क्यूमुलेटिव फुटफॉल जो है वो 369 करोड़ है, यानी 369 करोड़ पीपल हैव विजिटेड दिस आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसमें से 4.7 करोड़ वेलनेस सेशंस हो चुके हैं और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग 100 करोड़ हो चुकी है। यानी हाइपरटेंशन के हमने तय किया है कि हर व्यक्ति का एट द एज ऑफ 30 उसका हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दोनों हम टेस्ट करेंगे। वैसे हम ओरल कैंसर, ओरल चेकअप भी करेंगे, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये भी करेंगे। लेकिन अभी हम जो हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग है वो 100 करोड़ पर पहुंच गई है। डायबिटीज की स्क्रीनिंग जो है वो 88.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है और इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एनएचएम में कैंसर की स्क्रीनिंग, हम 3 किस्म के कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बहुत लोगों ने कैंसर के डर के बारे में बात किया। कल एक क्वेश्चन भी आया था राज्यसभा में ही, सभापति जी आप उस समय चेयर पर थे और उस समय ये कैंसर पर क्वेश्चन आया था, मैं उसको रिपीट करूंगा कि रूरल एरिया में हम कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, रूरल एरिया में हम कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर जिसकी संख्या 1,76,000 है, ये 30 साल की उम्र में हर एक का ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर महिला का और सर्विस कैंसर, ये इसकी स्क्रीनिंग कर रही है। और ओरल कैंसर अभी तक 26.9 करोड़, यानी यूं समझिए कि 30 करोड़ की जनता का हम लोगों ने स्क्रीनिंग ओरल कैंसर का किया है और 1,63,000 लोग ओरल कैंसर के पेशेंट डिटेक्ट हुए हैं और डिटेक्शन के साथ साथ उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। उसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर 14 करोड़ 60 लाख
जिसमें से 57,000 इनका स्क्रीनिंग हुआ है, जिसमें से 57,000 ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट डिटेक्ट हुई हैं और उनका इलाज शुरू हो गया है और उनको इलाज दिया जा रहा है। उसी तरीके से सर्विक्स कैंसर 9 करोड़ 4 लाख लोगों का स्क्रीनिंग हो चुकी है, जिसमें से 97,000 cervix cancer patients have been detected and the treatment has started। ये मैं बताना चाहता हूं। इसी के साथ साथ हम कैंसर सेंटर्स के लिए हमने लगभग 3,000 करोड़ रुपए पिछले 10 साल में खर्च किए हैं और हमने 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स, 20 टर्शरी कैंसर सेंटर्स लास्ट डिकेड में बनाए हैं और 22 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फुल फ्लेजेड ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया जा रहा है, फुल फ्लेजेड, ताकि वहां पर किसी को किसी और इंस्टीट्यूट में न जाना पड़े। और इसके साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर में बना है। मैं सभी सदस्यों से चाहूंगा कि आप जरूर, भगवान न करे कि किसी को पेशेंट के रूप में जाना पड़े, पर आप जरूर उसको देखने जाइए। स्टेट ऑफ द आर्ट जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो उभर करके आया है और वहां रिसर्च के साथ साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और कोई भी ऐसी कैंसर का इक्विपमेंट नहीं है जो दुनिया में और वहां ना हो, इस तरीके की व्यवस्था वहां की गई है और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी तरीके से चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट जो कलकत्ता में है, उसको भी हमने 500 करोड़ रुपीस दे करके उसको भी हम, उसकी एनहांसमेंट को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया कि 2023 में उसको प्रारंभ किया था, 2023 में लॉन्च हुआ था। अभी तक इसमें पर्सन्स स्क्रीन्ड आर 4.8 करोड़, 4 करोड़ 80 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और सिकल सेल कार्ड 1 करोड़ 65 लाख लोगों को दे दिया गया, 1 करोड़ 65 लाख लोगों को दे दिया गया। मैं यहां एक जस्ट आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से ये जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कही गई है सिकल सेल की, वो ये कार्ड है। ये एक व्यक्ति का, 2 व्यक्तियों का कार्ड है जिसमें ये आप देखेंगे इसमें होल्स बने हुए हैं, होल्स। ये होल्स जब आप हर एक का किस किस्म का सिकल प्रॉब्लम है वो उसके अनुसार ये होल्स बने हुए हैं। जब सिकल सेल के पेशेंट को इस कार्ड पर तो उसको सुविधा मिल ही रही है, दवाई तो मिलेगी, लेकिन अगर उसकी शादी होनी है तो ये मैच करना चाहिए। अगर ये इसके साथ कलर में मैच कर जाएगा तो द मैरिज कैन टेक प्लेस, otherwise the marriage should not take place, otherwise you will be giving birth to another sickle child। यानी आज हम फुल प्रूफ प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच के कारण हम ये इसको कर पाए हैं और ये मैं इसलिए बताना चाहता था हाउस को कि सिकल सेल में, फ्यूचर में सिकल सेल को हमने रोकने का प्रयास किस तरीके से किया है ताकि हम नया न्यू बॉर्न चाइल्ड शुड नॉट बी सिकल सेल के साथ वो पैदा ना हो, तो इसकी हम लोगों ने चिंता की है और इस तरीके से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। एक चर्चा आई शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और उसमें शॉर्टेज के बारे में बात की गई। मैं बार बार बोलता हूं और मैं आप सबसे इसके बारे में बोलूंगा। कल सब लोग भी चर्चा कर रहे थे, इधर से भी चर्चा आई कि एम्स इज अ ब्रांड, एम्स इज अ ब्रांड। बिल्कुल सही बात है कि एम्स इज अ ब्रांड और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम ब्रांड को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज द ब्रांड एंड वी आर नॉट गोइंग टू डाइल्यूट द ब्रांड। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आदमी क्यों आता है? इसलिए आता है कि उसका एक कल्चर है। वो कल्चर क्या है कि डॉक्टर अपनी जान खपा देता है लेकिन मरीज की जान बचाता है और वह उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। हमने कोशिश की है सभापति जी कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के ट्रेंड कल्चर में से निकले हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं,
बट एट द सेम टाइम ऑल नेशनल इंस्टीट्यूट्स, पीजीआई हमारा है, जिपमर है, हमारा निग्रिम्स है, हमारे बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई लखनऊ है, ऐसे ऑल जितने भी हमारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, वेलोर है, जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, इनसे हम ड्रॉ इन कर रहे हैं। लेकिन हमने, और एक बात मैं बता दूं कि ये जो पहला ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज है, दिस केम इन 1960 बट इट केम इन रिकॉग्निशन इन 1980s। 80 के दशक में ये इसके फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट बने। हमारे डिपार्टमेंट्स को बनने में उस समय 20 साल लगते थे। मैं कहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट्स को अच्छी तरीके से फुल फ्लेजेड फंक्शन करने में 8 से 10 साल तो लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं, हम इंटरव्यूज लेते हैं, एवरी ईयर वी आर टेकिंग इंटरव्यूज, एवरी ईयर। हमने स्थानीय सिलेक्शन कमेटी बना दी है और स्थानीय सिलेक्शन कमेटी में हमने ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, पीजीआई और जितने भी हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स हैं उनके हमने सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स रखे हैं। लेकिन हमने उसमें साफ लिखा है, वो हम जरूर करते हैं, अब हम आपको नंबर्स दे देंगे, इतने हमने इंटरव्यूज किए, उसमें से हम कम से कम 10 to 15%, 20% हमें लिखना पड़ता है नॉट फाउंड फिट। लेकिन हम नॉट फाउंड फिट को हम रिक्रूट कर देंगे, ये हम नहीं होने देंगे। इसलिए यू विल हैव टू बेयर विथ मी एंड दिस पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा। हम यहां तक ये भी कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी जोधपुर में 15 दिन लगा रही है। जोधपुर की मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी 15 दिन के लिए ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज आ रही है। ऋषिकेश की मेडिकल फैकल्टी किसी डिपार्टमेंट की, वो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, क्योंकि यू हैव टू लर्न द वर्क कल्चर और वो वर्क कल्चर को वहां पर हमको ट्रांसमिट करना है। इसलिए, और जहां तक नॉन फैकल्टी का सवाल है, हम कंबाइंड मेडिकल टेस्ट ले रहे हैं, ईयर वाइज ले रहे हैं और हम उनको रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अगर एक्सपेंशन 10 साल के अंदर 22 में ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज आएंगे तो उसके एक्सपेंशन के अनुसार उसी स्कोप, उसी लेवल पर वैकेंसीज भी होंगी और उस वैकेंसीज को पूरा करना ये हमारी जिम्मेवारी होगी। वी आर गोइंग एज फास्ट एज वी कैन डू एंड एज वी कैन गो। एंड मैं उनको ये जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें हम निश्चित रूप से उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक कंसर्न सबका आया था, मैं अपने आप को उस बात को साथ शामिल करता हूं, वो है आशा वर्कर्स के बारे में। हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आशा वर्कर्स के काम के स्कोप को भी बहुत बढ़ाया गया और इंसेंटिव्स को भी बहुत बढ़ाया गया है। और इसके साथ साथ हेल्थ के रिजल्ट्स आने में आशा वर्कर्स का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा क्योंकि मिशन स्टीयरिंग ग्रुप ने इसमें आशा वर्कर्स के फाइनेंशियल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए हर एक इंसेंटिव्स में उनको इंसेंटिवाइज किया है और यह बहुत ही फॉर्मिडेबल इंसेंटिवाइज किया गया है, जिससे उनको लाभ मिलने वाला है और उनके तमाम दिक्कतों को देखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ही नेतृत्व में है कि उनको हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में यानी आयुष्मान भारत में उनको जोड़ा गया है और उनके परिवार को जोड़ा गया है और इसके साथ साथ उनको हम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उनको जोड़ा गया है। तो इसलिए उनके सोशल सिक्योरिटी के पार्ट को पूरी तरीके से हम लोगों ने एड्रेस करने का प्रयास किया है और उसको देखने का प्रयास किया है और ये इसको और जितना समय समय पर एनहांस करने की बात आएगी वो हम जरूर करेंगे, ये हम जरूर ध्यान में रखेंगे। एक विषय आया मैल न्यूट्रिशन का। मैल न्यूट्रिशन का विषय ये हेल्थ का एक्सक्लूसिव विषय नहीं है, सभी डिपार्टमेंट्स का, एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पोषण अभियान जो मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से चल रहा है उनका बहुत बड़ा योगदान है और उसी तरीके से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का योगदान है। हमने प्रयास किया है और इसके फॉर्मिडेबल रिजल्ट्स आने वाले समय में आपको दिखेंगे। लेकिन ये हमने प्रयास किया है कि कलेक्टिवली हम इसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट करें, हम आउटरीच बढ़ाएं, बिहेवियरल चेंज लाएं, एडवोकेसी को बढ़ाएं और ये हमारी लैक्टेटिंग मदर्स
और ये जो हमारे यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स हैं, इस पर हम ज़रूर वर्क कर रहे हैं ताकि हम मैल न्यूट्रिशन को, और ये सैम का जो बात है, सैम और मैम, ये हम इस पर हम ज़रूर वर्क कर रहे हैं, जिसको हम ये चाहे वो फोर्टिफाइड राइस आंगनवाड़ी सेंटर्स में देने का सवाल हो या फिर अन्य इंटरवेंशंस हो, वो सारे इंटरवेंशंस को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बट येस, दिस इज एन एरिया ऑफ कंसर्न और हम सारे डिपार्टमेंट्स मिल करके इसको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिसका आगे चल करके असर दिखेगा। ये जो मेंटल हेल्थ केयर की बात है, उसमें हम लोगों ने एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लंबे समय तक मेंटल हेल्थ थोड़ा इग्नोर्ड सब्जेक्ट रहा। अब सभापति जी, मेंटल हेल्थ का नेचर भी बदल गया है। पहले मेंटल हेल्थ नीडेड मेंटल हॉस्पिटल्स, they needed mental health interventions because the mental health people used to get violent. Now there are drugs, there are high quality drugs which take care of all these things. So hospitalization, some physical coercion, all that has reduced. So the nature of the hospitals and the mental asylums has changed. अब वो बदल गया है, और बदलने के साथ साथ तो हमने क्या किया कि हमारा जो निम्हांस है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है, उसके तहत हाई क्वालिटी टेली कंसल्टेशन को हम लोगों ने हब एंड स्पोक मॉडल में शुरू किया है। क्योंकि हमारे पास कंसल्टेंट्स भी कम है, तो हमको उनको भी ट्रेनिंग करना, उनकी मास्टर्स ट्रेनिंग कराना, ये भी हम करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हमने ये की है कि टीचर टॉट रिलेशनशिप में, पीजी में मेंटल हेल्थ को, साइकियाट्री को हमने बढ़ावा दिया है, ताकि इन कमिंग टाइम्स, अभी तो ये स्थिति है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी एक एक साइकियाट्रिस्ट नहीं दे पाते हैं, लेकिन इन वेरी सून वी विल बी हैविंग साइकियाट्रिस्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। बट दिस इज एन एरिया जहां हम तीव्र गति से काम कर रहे हैं और उसको हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दवाइयों के बारे में चर्चा हुई। मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे वो जन औषधि हो या चाहे वो अमृत हो, इन दोनों ने, और मैं यहाँ पर अपने सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप मेरी इसमें मदद करें, क्योंकि यह एक, अब कई बार आप लोग बोल देते हैं फार्मा डोमिनेटेड, फार्मा मोनोपोलाइजेशन, ये सारी शब्दावली आप ही लोगों से निकल करके आती है। लेकिन हम लोगों ने क्या प्रयास किया है, हमने दो इनिशिएटिव्स प्रधानमंत्री मोदी जी के ने लिए हैं। एक है अमृत, अफोर्डेबल मेडिसिन रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट, और इसमें हम लगभग 225 हम ऐसे आउटलेट्स हमने खोले हैं जहां हम 50% से ज्यादा, और कैंसर में भी 50% से ज्यादा हम रिड्यूस रेट पर हम मेडिसिन दे रहे हैं, और ये ब्रांडेड मेडिसिन हम दे रहे हैं। अमृत में ब्रांडेड मेडिसिन दे रहे हैं, और लगभग 4.23 करोड़ पेशेंट्स ने इसका बेनिफिट उठा लिया है, यानी 4.25 करोड़ लोगों ने इसका बेनिफिट उठा लिया है, जिससे उनको 7,800 करोड़ रुपए का मेडिसिन, 7,800 करोड़ रुपए की मेडिसिन डिस्पर्स हुई है, जिसमें उनको 4,000 करोड़ रुपए का कस्टमर को फायदा हुआ है, जो उनको रिडक्शन में मिली है। उसी तरीके से जन औषधि, ये माइंड ब्लोइंग है कि जन औषधि में लगभग अभी हमारे पास 15,000 आउटलेट्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इनिशिएटिव में इस प्रोग्राम को लिया गया, और 15,000 आउटलेट्स हैं, और 2 साल के अंदर, इस साल हम 5,000 करेंगे, अगले साल हम 5,000 करेंगे, 2 साल के अंदर हम 25,000 आउटलेट्स खोलेंगे जन औषधि की। अभी तक 6,800 करोड़ रुपए का सेल हो चुका है, 6,800 करोड़ का सेल हो चुका है, जिसमें से पेशेंट को सेविंग जो हुई है वो 30,000 करोड़ की हुई है, 30,000 करोड़। तो इस तरीके से जो पॉलिसी इंटरवेंशंस के तहत जो हैंड होल्डिंग करनी थी, जो टेक्निकल सपोर्ट देना था, जो फाइनेंशियल सपोर्ट देना था, जो स्टेट को हमको मजबूती प्रदान करनी थी,
और स्टेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, जैसे 75 मेडिकल कॉलेजेस, हमने 157 मेडिकल कॉलेजेस खोले। हमारे सब लोगों ने सीट्स के बारे में बताया है। 157 मेडिकल कॉलेज में आज 1,11,000 के आसपास सीट्स हो गई हैं और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 75,000 मेडिकल सीट्स और होंगी। This year itself, in 24-25, we have increased the medical seats to 14,000 seats have been increased. ये 75,000 seats हम 5 साल के अंदर increase करेंगे और मेडिकल, और इसी के तरीके साथ साथ 75 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक्स भी हमने खोले हैं और हैंड होल्डिंग की है। एक तरीके से उसको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो स्वास्थ्य में कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, सबको साथ लेकर के, आप सब लोगों ने बहुत से प्रश्न किए, बहुत सी बातें रखी, कुछ राजनीतिक उसमें मिर्च मसाला भी था। तो मैंने सोचा कि मैं बहुत ही सादा भोजन लेता हूं, तो उस मिर्च मसाले को अवॉइड करते हुए जो सादी बात थी वो आप तक मैंने पहुंचाने की प्रयास की है, ताकि आप भी हेल्दी रहें और आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।